गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर सेकेंड ईयर, पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी ग्राफ के प्रकार। ग्राफ के प्रकार में आपको मैंने पहले पॉइंट पढ़ाया था वृत्त आरेख का ग्राफ। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया स्तंभ आरेख। स्तंभ आरेख के हमने द्विदंड आरेख के, सरल दंड आरेख के कई सारे प्रकार हमने पढ़े थे। इवन हमने कहाँ तक पढ़े थे? 6 प्रकार हमने पढ़े थे स्तंभ आरेख के। आगे ही स्तंभ आरेख के ही प्रकारों में मैं स्तंभ आरेख ग्राफ के प्रकारों में ही आगे मैं पढ़ाऊंगी, आपको कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि स्तंभ आरेख ग्राफ के प्रकार बहुत सारे हैं। कोई छोटे पर या हम ये कह सकते हैं 1-2 प्रकार नहीं है। इसलिए आज का टॉपिक भी है स्तंभ आरेख ग्राफ के प्रकार। स्तंभ आरेख ग्राफ के प्रकारों में आपका 7th पॉइंट है, आप वहीं से ही आगे से स्टार्ट करना। आपका 7th पॉइंट है घंटा कार चित्र। घंटाकार चित्र, इसमें हम लिखेंगे इस चित्र का प्रयोग, इस चित्र का प्रयोग कुछ घंटों में घटनाओं की संख्या इंगित करने हेतु होता है। एक द्विवर्तन के चित्र के केंद्र से विभिन्न दिशाओं में घटनाओं की आवृत्ति या विस्तार के अनुपात से विभिन्न लंबाइयों की रेखाएं खींची जाती है, जिनका प्रसार सूर्य किरणों की भांति होता है। रेखाओं की लंबाई भिन्न होने के कारण तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई होती है। घंटाकार चित्र। अब घंटाकार चित्र किसे कहते हैं? इस चित्र का प्रयोग किसमें करा जाता है? इस चित्र का प्रयोग कुछ घंटों में घटनाओं की संख्याओं को इंगित करने हेतु किया जाता है। भाई कुछ घंटों में अपन देखते हैं कि हम अभी जो समय चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं
कि प्रत्येक घंटे में कोई घटना नहीं घटती है, बहुत सारी घटती है। एक राज्य में ले लो, एक क्षेत्र में ले लो, या हम ये कह सकते हैं एक जिले में ले लो, देश की तो दूर की बात है, विश्व की भी दूर की बात है। एक क्षेत्र के अंतर्गत, एक राज्य के अंतर्गत, एक जिले के अंतर्गत भी एक समय में अलग अलग जगहों पर अनेक घटनाएं घटती है। उन अनेक घटनाओं को इंगित करने के लिए, उन अनेक घटनाओं को एक संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घटना चित्र का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि कुछ घंटों में घटनाओं की संख्या इंगित करने हेतु एक द्विवर्तन के चित्र के केंद्र से विभिन्न दिशाओं में घटनाओं की आवर्ती या विस्तार के अनुसार अनुपात से विभिन्न लंबाइयों की रेखाएं खींची जाती हैं। किसके आधार पर खींची जाती है? जो भी अनुपात होएगा या जो भी नंबर्स होंगे उसको हम किस में बांटेंगे? अनुपात के आधार पर बांटेंगे। और अनुपात के आधार पर बांटने पर उसकी जो लंबाई होती है, उस लंबाई के आधार पर जो रेखाएं खींची जाती है, जिससे क्या होता है? उनका प्रसार सूर्य की किरणों की भांति होता है। मतलब वो क्या दिखती हैं? अलग अलग हमें हाईलाइट्स होके दिखती हैं कि हाँ कहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। रेखाओं की लंबाई, जो रेखाएं होती है उसकी लंबाई जो होती है भिन्न होने के कारण अलग अलग होती है, क्योंकि तो भिन्न होने के कारण तुलनात्मक अध्ययन में भी कठिनाई होती है, क्योंकि अलग अलग है। लंबाई जब अलग अलग हो जाएगी रेखा की, तो हम उसकी तुलना किस आधार पर करेंगे, उसमें हमें कठिनाई होती है। तो 7 पॉइंट है घंटा चित्र। फिर 8 पॉइंट है युगल और दंड चित्र। युगल, दंड और द्वि। 8 पॉइंट है युगल, दंड और युगल, दंड और त्रिदंड चित्र। युगल, दंड और त्रिदंड चित्र। इसमें हम लिखेंगे युगल, दंड और त्रिदंड चित्र में ये चित्र 2 या 3 के समूहों में, 2 या 3 के समूहों में काल क्रमानुसार राशियों की तुलना करने में अत्यधिक सहायक होते हैं। एक अथवा अधिक काल से संबंधित, 1 या अधिक काल से संबंधित 2 या 3 राशियां, 2 या 3 राशियां भिन्न, 2 या 3 राशियां विभिन्न रंगों वाले दंडों को एक दूसरे के समीप रखकर प्रकट करती है। क्या करती है? प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? जो युगल, दंड और त्रिदंड चित्र होते हैं, युगल भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और त्रि भी हो सकते हैं, एक साथ 3 भी चल सकते हैं। तो ये जो चित्र होते हैं 2 या 3 समूहों के काल क्रमानुसार राशियों की तुलना करने में अत्यधिक सहायक होते हैं। भाई हम वर्ष के अनुसार, ईयर के अनुसार हम किसी गणना कर रहे हैं, किसी भी जनसंख्या की ले लो गणना,
या हम ये कह सकते हैं कृषि की ले लो, खनिज की ले लो, किसी की भी हम जब गणना कर रहे हैं किसके अनुसार, ईयर वाइज हम गणना कर रहे हैं। तो काल क्रम के अनुसार हम जो राशियों की तुलना करेंगे वो अत्यधिक क्या रहेगी, तुलना करने के लिए त्रिदंड या द्विदंड चित्र, युगल दंड चित्र अधिक सहायक होता है। एक अथवा अधिक काल से संबंधित 2 या 3 राशियां विभिन्न रंगों वाले दंडों को एक दूसरे के समीप रखकर प्रकट करती है। फिर है नेक्स्ट 9th है विचलन दंड चित्र। विचलन दंड चित्र, विचलन दंड चित्र को कहेंगे इस प्रकार के दंड चित्रों की रचना स्थान, दंड चित्रों की रचना स्थान या समय के कारण समंकों में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए होती है। विचलन दंडों की रचना में अत्यधिक और अभाव शुद्ध आयत निर्यात तथा लाभ हानि इत्यादि शुद्ध परिणामों को दिखाया जाता है। इन परिणामों के मान धनात्मक हो सकते हैं और ऋणात्मक मान दिखाने के लिए पैमाने को आधार के नीचे ले जाना होता है। क्या है विचलन दंड चित्र? विचलन दंड चित्र क्या कहता है कि इस प्रकार के जो दंड चित्रों की रचना होती है, पहले जो रचना होती थी वो किसके आधार पर हो रही है, 2 या 3 चित्र होते थे, किसके अंदर होते थे, युगल दंड या त्रिदंड चित्र के अंतर्गत। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो विचलन होता है विचलन दंड चित्र में, कि दंड चित्रों की रचना स्थान, किसके आधार पर, स्थान या समय के कारण समंकों में होने वाले, या तो स्थान के कारण कि एक स्थान के समंक अलग होंगे, या हम ये कह सकते हैं प्रदत्त या आंकड़े अलग होंगे। उसी जगह पर हम देखें कृषि है, सपोज मान लो कृषि, जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जनसंख्या है,
जोधपुर शहर की जनसंख्या अलग है, जयपुर शहर की जनसंख्या अलग है। तो स्थान क्या हुआ, स्थान चेंज हुआ, तो स्थान के कारण रेखा ग्राफ भी चेंज हो गया, क्योंकि आंकड़े चेंज हो गए। और जिस तरीके से आंकड़े चेंज हुए उसी आधार पर इसमें क्या होएगा, परिवर्तन होता जाता है। तो चित्रों के या स्थानों के आधार पर, मतलब जो समय होता है और स्थान होता है, उसके कारण किसमें परिवर्तन होता है, प्रदत्तों या आंकड़ों में परिवर्तन होता रहता है। और इन्हीं परिवर्तनों को हम किसके आधार पर प्रदर्शित करते हैं, ग्राफों के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आंकड़े चेंजेस होंगे, क्यों समय के आधार पर चेंज होंगे। सपोज मान लो इस वर्ष की जनसंख्या अलग होगी, 2022 की जनसंख्या अलग होगी, 2020 के अलग है। तो अलग अलग वर्ष समय के आधार पर भी क्या होता है, आंकड़े चेंजेस हो जाते हैं, प्रदत्त डेटा में चेंज आता है, डेटा में चेंज आता है, तो ग्राफ की आकृति में भी चेंज हो जाएगा। तो उसी आधार पर विचलन दंडों की रचना में अत्यधिक और अभाव, शुद्ध आयात और निर्यात तथा लाभ हानि इत्यादि शुद्ध परिणामों को दिखाया जाता है। इन परिणामों के मान किसके अंतर्गत दिखाए जाते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, भाई परिणाम है तो उसके मान धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक मान भी हो सकते हैं। तो धनात्मक या ऋणात्मक जो मान होंगे उसको हम किसके आधार पर दिखाते हैं, पैमाने के आधार पर दिखाते हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आरेख निर्धारित करते हैं। और आरेख जब हम निर्धारित करते हैं तो आरेख के आधार पर हम क्या करते हैं, उसकी गणना करते हैं और एक उसका पैमाना निर्धारित करते हैं। और पैमाना निर्धारित करने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसके आधार पर हम ग्राफ बनाते हैं। 10th पॉइंट है आपका इसमें आगे, गुणात्मक दंड चित्र या गुणात्मक दंड चित्र या गेट चित्र, गुणात्मक दंड चित्र या गेट चित्र। इसमें हम लिखेंगे गेट चित्र का प्रयोग, गेट चित्र का प्रयोग काल और गति के अध्ययन में होता है। किसके अंतर्गत होता है, कि काल के अंतर्गत समय के आधार पर और गति के आधार पर इन दोनों में अंतर होता है और उसी के आधार पर ये चित्र बनता है। लास्ट है आपका 11th पॉइंट है, सर्कन दंड चित्र। सर्कन दंड चित्र में हम लिखेंगे यह दंड द्विदिशा दंड से मिलते जुलते हैं, परंतु द्विदिशा दंड की लंबाई मूल्यों को प्रदर्शित करती है और सभी दंडों की लंबाइयाँ अलग अलग होती है। सर्कन दंडों को 100 मानकर बनाए जाते हैं। इसीलिए
इसीलिए उन सबकी लंबाई एक सी होती है। सर्कल दंड चित्र जिसमें द्विदिशा दंड चित्र के आधार पर ये मिलते जुलते हैं, परंतु इसकी लंबाई जो होती है उस लंबाई के मूल्यों को प्रदर्शित करने में अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, और लंबाई भी क्या होती है, अलग अलग होती है। सर्कल को 100 मानकर हम क्या बनाते हैं, दंड, या हम कह सकते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो ये थे स्तंभारेख के प्रकार। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, स्तंभारेख ग्राफ के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए।